नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और हम जनरल साइंस की आज की क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ऊष्मा एवं ताप, हीट एंड टेम्परेचर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे डिफेंस के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो, या रेलवे के एग्जाम हो, या राजस्थान से संबंधित भर्तियों के एग्जाम हो जैसे आपके राजस्थान पुलिस और राज पटवार, इनमें सभी एग्जामों में इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे इनके मात्रक पूछ लिए जाए, चाहे इनके कारण जो दैनिक जीवन में घटनाएं होती हैं वो पूछ ली जाए। जैसे हम गर्मियों में हमें कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, जैसे श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। इनके जितने भी दैनिक जीवन में उदाहरण हैं उनके कारणों को इस क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। और आज हम पहले ऊष्मा एवं ताप, इसकी सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम आज पढ़ेंगे ऊष्मा एवं ताप, हीट एंड टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम थोड़ा ऊष्मा के टॉपिक को पढ़ते हैं, उसके बाद हम ताप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे ऊष्मा, हीट। ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। आपको ध्यान रखना है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। आगे हम समझते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह हमेशा आपके उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। जैसे थोड़ा समझना कि जैसे आपने किसी बर्नर पर, कोई भी बर्नर है जो जल रहा है, उस पे हाथ रखा, कुछ दूरी पर हाथ रखा, जैसे ये बर्नर है जो आपके जल रहा है, और यहां पर आपने हाथ रखा, आप देखोगे कि कुछ समय बाद आपका हाथ जलने लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बर्नर था, बर्नर, उसका ताप क्या था? उच्च, और आपके हाथ का जो ताप था वो कैसा था? निम्न। और ऊष्मा का प्रवाह हमेशा आपके उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, इस कारण आपका हाथ जलने लगेगा। तो हमें समझना है कि ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। जहां पर ताप उच्च होगा उससे ऊष्मा निम्न ताप की ओर जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाह होगा। तो यहां पर हम एक लाइन लिखेंगे कि ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊष्मा का प्रवाह किसके कारण होता है? फर्स्ट ऑप्शन उच्च दाबांतर के कारण, सेकंड तापांतर के कारण, थर्ड आपके विभवांतर के कारण, और डी, ए और बी दोनों। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऊष्मा का प्रवाह किस कारण होता है। फर्स्ट आपको दे दे दाबांतर, मतलब दाब के अंतर के कारण। सेकंड ऑप्शन दे दे आपको तापांतर, मतलब ताप के अंतर के कारण। थर्ड ऑप्शन दे दे आपको विभवांतर, मतलब विभव के अंतर के कारण। और फोर्थ दे दे आपको ए और बी दोनों। इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा तापांतर के कारण। जब किन्हीं दो वस्तुओं में ताप का अंतर होगा तो उसमें ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होगी, और कुछ समय बाद दोनों वस्तुओं का ताप बराबर हो जाएगा। इस बात को समझ लेना।
कि इसको ध्यान रखना है कि ऊष्मा का प्रवाह किसके कारण होता है भाई? तापांतर के कारण। ताप में अंतर होगा तभी ऊष्मा का प्रवाह होगा, तापांतर के कारण होता है। तापांतर के कारण होता है। यदि किन्हीं दो वस्तुओं का ताप समान है तो उनके मध्य ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि तापांतर क्या है? शून्य है। तो यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमेशा आपके उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है, और ऊष्मा का प्रवाह तापांतर के कारण होता है। अब हम समझते हैं कि ऊष्मा का ऐसे ही मात्रक क्या होगा। ऊष्मा का ऐसे ही मात्रक, तो ऊष्मा का ऐसे ही मात्रक वही होगा जो ऊर्जा का होगा, क्योंकि हमें पता है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, अर्थात ऊर्जा का जो ऐसे ही मात्रक होगा वही आपके ऊष्मा का ऐसे ही मात्रक होगा। तो ऊर्जा का ऐसे ही मात्रक क्या था भाई? ऊर्जा का ऐसे ही मात्रक आपके जूल। तो आपके ऊष्मा का ऐसे ही मात्रक भी क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। अब हम थोड़ा आगे समझते हैं कि इसके अन्य मात्रक कौन कौन से हो सकते हैं। इसके अन्य मात्रक, ऊष्मा के अन्य मात्रक कौन कौन हो सकते हैं? एक मात्रक आता है आपके कैलोरी, एक मात्रक आता है कैलोरी। दूसरा आता है BTHU, BTHU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और तीसरा मात्रक आता है थर्म। और जो थर्म है वो आपके ऊष्मा का सबसे बड़ा मात्रक है। जो थर्म है वो ऊष्मा का सबसे बड़ा मात्रक है। ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि ऊष्मा का ऐसे ही मात्रक जूल होता है, क्योंकि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, और ऊर्जा का ऐसे ही मात्रक जूल, तो ऊष्मा का भी जूल। परंतु ऊष्मा के अन्य मात्रक भी होते हैं। कौन कौन से? एक तो कैलोरी, दूसरा BTHU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, और तीसरा आपके थर्म। और जो थर्म है ऊष्मा का सबसे बड़ा मात्रक है। अब थोड़ा समझते हैं कि जो जूल और कैलोरी में कोई संबंध होता है क्या? जो ऊष्मा का ऐसे ही मात्रक जूल है और अन्य मात्रक कैलोरी है, इसमें कोई संबंध होता है क्या? बिल्कुल संबंध होता है। एक कैलोरी बराबर आपके 4.186 जूल, इसको समथिंग हम लिख सकते हैं 4.2 जूल। ये आपको याद रखना है कि एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल या आपके 4.2 जूल। अगर हम किलो कैलोरी की बात करें, आपको ऐसा पूछ ले कि 1 किलो कैलोरी कितने के बराबर होता है? हमें पता है किलो का मतलब 1000, किलो का मतलब 1000 10 की पावर 3। हम क्या करेंगे? इसको 1000 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 4146 जूल या आपके 4200 जूल। तो यहां तक बात समझ में आई क्या कि कैलोरी और जूल में भी संबंध होता है। एक कैलोरी बराबर आपके 4.186 जूल या 4.2 जूल। अगर आपको किलो कैलोरी पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? उसी को 1000 से गुना कर देना, 4186 जूल या 4200 जूल। अब थोड़ा समझते हैं कि हमने ये तो पढ़ लिया कि BTHU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, वो आपके एक प्रकार का ऊष्मा का अन्य मात्रक है। लेकिन ये होता क्या है? तो एक BTHU कितने के बराबर होता है? एक BTHU होता है आपके 1 लाख कैलोरी के बराबर। एक BTHU की वैल्यू कितनी होती है? 1 लाख कैलोरी। भाई सीधी सी बात है, पहले जूल आया फिर कैलोरी आया, कि हम बोलते हैं कि 4.186 जूल को हम 1 कैलोरी बोल देंगे। फिर कैलोरी का वैल्यू बढ़ा, 10 कैलोरी हुआ, 100 कैलोरी हुआ, 1000 कैलोरी हुआ, लाख कैलोरी हुआ। तो इस लाख कैलोरी को हमने क्या बोल दिया? BTHU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इस वैल्यू को याद रखना है। और 1 लाख को हम क्या लिखते हैं? 10 की पावर 5, ऐसा भी लिख सकते हैं 10 की पावर 5 कैलोरी। तो एक BTHU बराबर 10 की पावर 5 कैलोरी। और ये थर्म क्या होता है? थोड़ा थर्म समझना। थर्म होगा आपके एक थर्म बराबर 252 BTHU। एक थर्म बराबर क्या होता है?
252 BTHU। और आप देखिए कि हमें इस BTHU की वैल्यू यहाँ पे पता है कितना, लाख। इसको हम लिखेंगे 252 लाख कैलोरी। इसका मतलब एक थर्म में 252 लाख कैलोरी होता है। थर्म की वैल्यू इतनी बड़ी होती है, इस कारण ये आपके ऊष्मा का सबसे बड़ा मात्रक है। तो ये हमने आज ऊष्मा के बारे में पढ़ा कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा का प्रवाह हमेशा आपके उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है और ऐसा तापांतर के कारण होता है। फिर हमने पढ़ा ऊष्मा का ऐसे ही मात्रक जूल होता है, अन्य मात्रक कैलोरी, आपके BTHU ब्रिटिश थर्मल यूनिट, और थर्म ऊष्मा का सबसे बड़ा मात्रक है। फिर हमने कुछ रिलेशन पढ़े कि एक कैलोरी आपके 4.186 जूल या आपके 4.2 जूल। अगर किलो कैलोरी की बात करें तो 4186 जूल या 4200 जूल। अगर हम BTHU की बात करें तो एक BTHU किसके बराबर होता है, आपके 10 की पावर 5 कैलोरी या लाख कैलोरी के बराबर। थर्म की बात करें तो एक थर्म किसके बराबर होता है, 252 BTHU, अर्थात हम बोलेंगे 252 लाख कैलोरी के बराबर क्या था, थर्म। और थर्म ही ऊष्मा का सबसे बड़ा मात्रक है। तो एक बार आप इसको नोट कर ले, जो हमने ये बात की, और ये एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है और यहीं से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, आपने नोट कर लिया या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसको रब कर रहा हूं। अब हम थोड़ा ताप के बारे में पढ़ते हैं। ऊष्मा का जो सामान्य जानकारी है वो हमने पढ़ ली। अब थोड़ी ताप की सामान्य जानकारी, तो अब हम पढ़ेंगे ताप, टेम्परेचर। ताप टेम्परेचर क्या होता है, तो किसी भी वस्तु की उष्णता मतलब उसका हीटनेस, वो कितनी गर्म है, और शीतलता मतलब कोल्डनेस, वो कितनी ठंडी है, उसको मापने वाला कौन है, ताप। तो ताप एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी भी वस्तु की उष्णता या शीतलता को के बारे में बताता है। इसकी परिभाषा क्या होगी कि ताप एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की उष्णता, मतलब गर्मी, हीटनेस, तथा शीतलता, कोल्डनेस मतलब उसके ठंडेपन के बारे में बताता है। कोई भी वस्तु ठंडी है या गर्म है, उसको बताने वाला भौतिक कारक कौन सा है, ताप है। यदि किसी वस्तु का ताप उच्च है तो वो गर्म होगी, यदि किसी वस्तु का ताप निम्न है वो ठंडी होगी। ये बात आपको समझ में आ गई। ताप एक प्रकार की अदिश राशि है। ताप किस प्रकार की राशि है भाई, अदिश राशि है। ये ध्यान रखना, इसकी कोई दिशा नहीं होती है, ये अदिश राशि होती है, केवल परिमाण होता है। जैसे 50 केल्विन, आपके 25 डिग्री सेंटीग्रेड या आपके 32 फ़ारेनहाइट, सिर्फ और सिर्फ क्या था, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। इसका ये कैसी राशि है भाई, अदिश राशि है। इसके साथ ही ताप एक प्रकार की मूल राशि भी है, फंडामेंटल यूनिट। ताप एक प्रकार की मूल राशि है। जब हम पढ़ते हैं कि मूल राशियां 7 होती हैं, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। इन 7 में एक ताप भी आता है, अर्थात हम कहेंगे कि ताप एक प्रकार की मूल राशि है। अभी हमने ताप के बारे में 3 चीजें पढ़ी कि ताप एक ऐसा भौतिक कारक है जो वस्तु की उष्णता या शीतलता के बारे में बताता है। फिर हमने पढ़ा कि ताप एक प्रकार की अदिश राशि है,
फिर हमने पढ़ा कि ताप आपकी एक प्रकार की मूल राशि है। अब हम ताप के पैमाने पढ़ेंगे। ताप को मापने के कितने मात्रक हैं, ऐसे ही मात्रक कौन सा है, इसके लिए हमें स्पेस चाहिए। एक बार मैं इसको रब करता हूं, आप नोट कर लो इसको। इसके लिए हमें जगह चाहिए उन चीजों को समझने के लिए। मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम पढ़ेंगे ताप के पैमाने। ताप के पैमाने, तो ताप के 4 पैमाने हैं। कौन कौन से, यहां पर भी हम बात करेंगे ताप के 4 पैमानों के बारे में। तो ताप को 4 चीजों से मापा जा सकता है। पहला आपके डिग्री सेल्सियस, या इसी को बोलते हैं डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा आपके डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। तीसरा आपके डिग्री रोमर, और चौथा केल्विन। केल्विन के आगे डिग्री नहीं लगता है, केल्विन के आगे डिग्री नहीं आएगा। आपके सेल्सियस या सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और रोमर तीनों के आगे डिग्री शब्द आएगा, लेकिन केल्विन के आगे डिग्री शब्द नहीं आएगा। और ये केल्विन ही आपके ताप का ऐसा ही मात्रक। ये जो केल्विन है, ये केल्विन ही क्या है, ताप का ऐसा ही मात्रक। ताप का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है, केल्विन। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ताप का ऐसे ही मात्रक कौन सा होगा। आपको सेल्सियस दे दे, फ़ारेनहाइट दे दे, रोमर दे दे और चौथा ऑप्शन केल्विन दे दे, आपको सही केल्विन करना है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि केल्विन के आगे डिग्री शब्द नहीं आएगा, बाकी तीनों के आगे डिग्री शब्द आएगा। अब थोड़ा आगे समझते हैं। जो आपके डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड हो, या डिग्री फ़ारेनहाइट हो, या आपके डिग्री रोमर हो, ये आपके धनात्मक और ऋणात्मक तीनों हो सकते हैं। इनका जो मान है धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। इन तीनों का जो मान है वो आपके धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन केल्विन का मान हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक कभी भी नहीं होता है। विशेष तौर से नोट इंपोर्टेंट लगा दो कि केल्विन पैमाने का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, जबकि अन्य तीनों पैमाने आपके सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रोमर तीनों पैमानों के मान धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ कि केल्विन का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो केल्विन पैमाने का कम से कम न्यूनतम कितना मान संभव है। ऋणात्मक तो जा नहीं सकता, -1 -2 ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो न्यूनतम केल्विन पैमाने का जो न्यूनतम अर्थात कम से कम जो ताप है वो कितना हो सकता है, वो हो सकता है आपके 0 केल्विन। कितना हो सकता है भाई, 0 केल्विन। और इस 0 केल्विन को हम क्या कहते हैं, परम शून्य ताप। परम शून्य ताप। और 0 केल्विन का वैल्यू कितना होगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस। अब बात समझ में आ गई होगी कि केल्विन पैमाने का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, अर्थात केल्विन पैमाने का कम से कम न्यूनतम मान कितना होगा, 0 केल्विन। और 0 केल्विन को हम परम शून्य ताप कहते हैं। और परम शून्य ताप 0 केल्विन का जो वैल्यू है वो है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बात आप नोट कर लीजिए कि ताप के 4 पैमाने होते हैं। पहला आपके डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस, दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा डिग्री रोमन और चौथा केल्विन। केल्विन के आगे डिग्री शब्द नहीं लगेगा और यही ताप का ऐसे ही मात्रक है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि जो 3 पैमाने हैं उनके आगे डिग्री शब्द आएगा, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और आपके रोमन, लेकिन केल्विन के आगे डिग्री कभी नहीं आएगा। फिर हमने पढ़ा कि आपके जो
सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रोमर इनका मान धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है, परंतु केल्विन का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। इसका कम से कम जो मान संभव है वो कितना, 0 केल्विन। और 0 केल्विन को हम परम शून्य ताप कहते हैं, और परम शून्य ताप का जो वैल्यू है वो आपके -273.15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये जो 4 पैमाने हैं इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे भाई, डिग्री लगाकर सी से, सेल्सियस या सेंटीग्रेड। इसको डिग्री लगाकर एफ से प्रदर्शित करेंगे, इसको डिग्री लगाकर आर से, और केल्विन के आगे डिग्री आएगा नहीं तो इसको हम के से लिखेंगे। इसको इस तरह प्रदर्शित करते हैं। अब इन चारों पैमानों में हमें संबंध निकालना है। उस संबंध को समझने के लिए हम क्या ले रहे हैं, यहां पर ले रहे हैं जल का हिमांक, और यहां पे हम लिखेंगे जल का क्वथनांक। जल का हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट एफ, और जल का क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट बीपी। जल का हिमांक क्या होता है, वह ताप जिस पर जल जमने लगता है उस ताप को जल का हिमांक कहते हैं। जैसे आपने एक बर्तन में पानी रखा, उसको फ्रिज के अंदर रख दिया, तो जिस ताप पर वह बर्फ बनना शुरू होगा, वह जल जमना शुरू होगा, उस ताप को हम जल का हिमांक कहेंगे। और जल का क्वथनांक क्या होता है, वह ताप जिस पर जल उबलने लगता है उस ताप को हम जल का क्वथनांक कहते हैं। यदि किसी बर्तन में आप पानी लेते हो और उसको गर्म करते हो, तो वह जिस ताप पर उबलना प्रारंभ कर दे, वह भाप बनना प्रारंभ कर दे, उस ताप को हम क्या कहेंगे, जल का क्वथनांक कहेंगे। आप थोड़ा समझना कि हम क्या करेंगे, इस जल के हिमांक को जो 4 पैमाने हैं उनमें कितना कितना होता है। जैसे इसका मान है आपके सेल्सियस पैमाने में कितना होगा, फ़ारेनहाइट पैमाने में कितना होगा, या रोमर पैमाने में कितना होगा, या आपके केल्विन पैमाने में कितना होगा, सब चीजें सीखेंगे। तो थोड़ा समझ लो। जो जल का हिमांक है वो सेल्सियस पैमाने में होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जल का हिमांक आपके फ़ारेनहाइट पैमाने में होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो जल का हिमांक है वो रोमर पैमाने में होता है 0 डिग्री रोमर। और जो जल का हिमांक है वो केल्विन पैमाने में होता है 273 केल्विन। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जल के हिमांक का केल्विन में मान कितना होगा, तो 273 केल्विन। अब ये बात समझ में आ गई कि जल के हिमांक को हमने चारों पैमाने में लिखा। सेल्सियस पैमाने में 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट पैमाने में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, रोमर पैमाने में आपके 0 डिग्री रोमर, और आपके केल्विन पैमाने में 273 केल्विन। अब हम लिखेंगे जल का क्वथनांक। तो आपके डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। आपके फ़ारेनहाइट पैमाने में कितना होता है, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जल का क्वथनांक है रोमर पैमाने में कितना होगा भाई, 80 डिग्री रोमर। और जल का जो क्वथनांक है वो केल्विन पैमाने में होगा 373 केल्विन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं उस पर गोले कर रहा हूं। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई कि हमने जल के हिमांक तथा जल के क्वथनांकों को चारों पैमानों में लिखा। क्यों लिखा, ताकि हमें इनके मध्य संबंध पता चल सके। अब हम क्या करें, थोड़ा समझना, हम भागों की संख्या निकालेंगे। भागों की संख्या, तो आपके सेल्सियस पैमाना है उसमें भाग कितने हैं, तो इसमें से इसको माइनस कीजिए। कितना है भाई, 100। 100 में से 0 गया, कितना आया, 100। अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने में भागों की संख्या निकालनी है तो 212 माइनस 32 कितना आएगा भाई, 180। अगर आपको रोमर पैमाने में भागों की संख्या निकालनी है तो आप क्या करो, 80 में से 0 माइनस करो, कितना आएगा भाई, 80। और अगर आपको केल्विन पैमाने में भागों की संख्या निकालनी है तो आप क्या करो, 373 में से 273 को माइनस करो, कितना आएगा भाई, 100। ये बात आपको समझ में आ गई। अब जो हमारा फॉर्मूला बनेगा संबंध का, वो फॉर्मूला क्या है, वो है यहां पे मैं लिख रहा हूं, अब हमें जो चीजें चाहिए वो पता चल गई। वो है जो संबंध करने वाला फॉर्मूला है वो कैसे निकलेगा, पैमाने का प्रतीक, पैमाने का
प्रतीक माइनस उस पैमाने पर जल का हिमांक बटा भागों की संख्या। ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, सिर्फ ऐसे ही बताए ताकि आप आगे कैसे होगा वो पता कर सके। जैसे हम इस पैमाने की बात करें, इस पैमाने का प्रतीक क्या, सी, माइनस का माइनस, इस पैमाने पर जल का हिमांक कितना, 0, तो 0 अपॉन भागों की संख्या कितनी है, 100, तो बट्टा 100। ये बात समझ में आ गई क्या? इस पैमाने का प्रतीक सी है, माइनस इस पैमाने पर जल का हिमांक कितना है, 0 बटा भागों की संख्या, भाग कितने, 100। अब आगे देखते हैं, इसमें इसका प्रतीक क्या, एफ, जल का हिमांक कितना है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और भागों की संख्या कितनी है, 180। इसका देखते हैं रोमर का प्रतीक आर, माइनस का माइनस, आपके रोमर पैमाने में जल का हिमांक कितना है, 0, और भागों की संख्या कितनी है, 80। और केल्विन का के माइनस, आपके केल्विन पैमाने में जल का हिमांक कितना है, 273, तो 273 माइनस करेंगे अपॉन भागों की संख्या कितनी है, 100। ये चीज समझ में आ गई क्या? ये चीज अगर आपको समझ में आ गई कि हमने क्या क्या, जिस पैमाने की बात करें उस पैमाने के प्रतीक में से उस पैमाने पर जल का हिमांक घटाया और उसमें भागों की संख्या का भाग दिया, तो हमें संबंध मिल सकता है। क्या कुछ चीजें कैंसिल हो रही है क्या? बिल्कुल कैंसिल हो रही है, 0 से 0 कैंसिल हो रहा कि नहीं हो रहा? तो फिर क्या आएगा, थोड़ा समझ, यहां पे लिख लेते हैं। क्या आएगा, सी बटा 10, भाई 0 में से सी में से 0 गया, 10 ही बचा ना। एफ माइनस 32, नीचे कितना बचा, 18। आर में से 0 गया, आर ही बचा, नीचे कितना बचा भाई, 8। और आपके के माइनस 273 बटा 10। कुछ और चीजें कट रही है क्या? बिल्कुल कट रहे हैं, नीचे वाली सभी संख्याएं आपके 2 से कट रही है, 5 बार, 4 बार, 9 बार, आपके 5 बार। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर आया है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। फाइनल आंसर आएगा सी बटा 5 एफ माइनस 32 अपॉन 9 आर बटा 4 के माइनस 273 अपॉन 5। ये कैसा फॉर्मूला है जो आपके चारों पैमानों में संबंध को बताता है। ये कैसा फॉर्मूला है जो चारों पैमानों में संबंध के बारे में बताता है कि जो 4 पैमाने आपके डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री रोमर और केल्विन, चारों में संबंध बताने वाला फॉर्मूला क्या है? तो सी बटा 5 एफ माइनस 32 अपॉन 9 बराबर आपके आर बटा 4 बराबर के माइनस 273 अपॉन 5। ये इस बारे में बताने वाला संबंध का फॉर्मूला है। अब थोड़ा देखना, इस रोमर का आप नहीं याद रखो तो भी चलेगा, क्योंकि रोमर में जो रोमर पैमाना है वो एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना पूछ सकता है। इस कारण एक तो हमें ये चीजें याद करनी है दोनों, और एक ये कि डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने वाला फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। एक तो कौन कौन सा, एक तो ये वाला और दूसरा आपकी इन दोनों का जो संबंध का फॉर्मूला बनेगा वो अभी मैं इसको अलग लिखवा दूंगा। एक बार आप इस चीज को नोट कर लीजिए कि फॉर्मूले कैसे उत्पन्न हुए। साथ में विशेष तौर से आपको जल का हिमांक याद रखना है, केल्विन में 273 केल्विन, और आपको जल का क्वथनांक केल्विन में याद रखना 373। साथ में आपको जल का हिमांक डिग्री सेल्सियस में भी याद रखना 0 डिग्री सेल्सियस, और जल का क्वथनांक आपको याद रखना 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में याद रखो तो भी याद रख लेना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। रोमर का याद करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी इस फॉर्मूले को बनाने के लिए थोड़ा पता होना चाहिए। ये तो तीनों है जो आपके जल का हिमांक और जल का क्वथनांक।
आपको सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना और केल्विन पैमाना तीनों में याद करने, एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। एक बार आपने ये चीज़ें नोट कर लिया तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। उसके आगे हम पढ़ते हैं। तो आपने ये नोट कर ली होगी, मैं इसको एक बार रब कर रहा हूँ। चलिए, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया या नोट कर लिया तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। और अब हम एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही कौन कौन से प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी हमने चारों पैमानों में एक संबंध निकाला। वो संबंध क्या था? C/5 बराबर F-32/9 आपके R/4 बराबर K-273/5। हमें क्या करना है? एक तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में संबंध अलग से लिखना है। क्या संबंध होगा भाई? ये संबंध ये रहा, इसको याद करना। C/5 बराबर F-32/9 याद कर सकते हैं या उसकी तरह निकाल सकते हैं। और दूसरा संबंध डिग्री सेल्सियस व केल्विन में संबंध याद करना। क्या संबंध होगा कि C/5 बराबर K-273/5। क्या कुछ चीजें कैंसिल हो रही है? क्या बिल्कुल दो चीजें कैंसिल हो रही है। 5 से 5 गया और क्या बचेगा? C बराबर K-273। अब थोड़ी बात समझ लेना। यदि किसी केल्विन पैमाने को आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना तो आप क्या करोगे? 273 माइनस करोगे। यदि आपको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो आप क्या करोगे? जो भी वैल्यू दे रखी उसमें से 273 क्या करोगे? घटा दोगे, माइनस करोगे। ये बात आपकी समझ में आ गई। अब थोड़ा देखना, जिस प्रकार C का फॉर्मूला है, इस K का भी फॉर्मूला बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। K को हम सेपरेट कर सकते हैं। इस 273 को इधर भेज देते हैं तो इधर माइनस का साइन है, उधर जाने पर ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो फॉर्मूला क्या पड़ेगा? K बराबर C प्लस 273। इसका मतलब अगर आपको परीक्षा में क्या दे? डिग्री सेंटीग्रेड दे दे। डिग्री सेंटीग्रेड को किस में बदलना? केल्विन में बदलना। आप क्या करोगे? उसमें 273 जोड़ दोगे। उसमें 273 जो भी वैल्यू दे रहे उसमें क्या करोगे? 273 जोड़ दोगे। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, वो आपको समझना है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कि अगर आपको केल्विन में वैल्यू दे तो उसको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए आप 273 घटाओगे। अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू दे और उसको केल्विन में चेंज करना तो 273 जोड़ोगे। बाकी ये संबंध याद रखना है कि डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करें? C/5 बराबर F-32/9। एक बार ये भी नोट कर लो आप कि अलग अलग से संबंध। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो आपके डिफेंस के, आर्मी के एग्जाम में हो या किसी भी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यहां पे हम लिख रहे हैं पहला क्वेश्चन है कि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलो। या ऐसा भी आ सकता है कि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। आप कोशिश कीजिए, मैं ऑप्शन दे देता हूँ 5 डिग्री सेल्सियस, बी आपके 7 डिग्री सेल्सियस, सी आपके 10 डिग्री सेल्सियस,
और डी आपकी 20 डिग्री सेल्सियस। इसको रब कर लेते हैं, आप 1 मिनट कोशिश कीजिए, उसके बाद कराते हैं। भाई हमें क्या करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। इसकी में क्या संबंध था, संबंध था C/5 बराबर F माइनस 32/9। हमें इस F का वैल्यू दे रखा है, डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू दे रखा, कितना दे रखा भाई 50। तो हम क्या करेंगे, इस F की जगह इसका मान रखेंगे, कितना भाई C तो निकालना, C को ऐसे रखेंगे 50 माइनस 32/9। 50 में से 32 गए, कितना बच्चा 18, 18/9। क्या 9 से 18 जा रहा, बिल्कुल 2 बार जा रहा, उस तरफ 2 आया और यहाँ पे C/5 बराबर 2। ये 5 इधर चला जाएगा तो C का वैल्यू कितना है 10, और C मतलब सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस, इसका वैल्यू कितना आएगा भाई 10 डिग्री सेल्सियस। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी आपके 10 डिग्री सेल्सियस। ये बात समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसको आप चाहे याद करो चाहे समझो, जो भी कर लो, लेकिन ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि किस ताप पर डिग्री फ़ारेनहाइट तथा डिग्री सेल्सियस का मान समान होगा। फर्स्ट ऑप्शन 0 डिग्री सेल्सियस मिल सकता है ऑप्शन में, या डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि दोनों मान समान है। दूसरा ऑप्शन 40 डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट, या तो वो ये मात्रक देगा ही नहीं, सीधा 40 लिख देगा, या आपको देगा दोनों में से एक मिलेगा। तीसरा -40 डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट, और चौथा आपकी 100 डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा ताप है जिस पर डिग्री फ़ारेनहाइट तथा डिग्री सेल्सियस का मान समान होता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, 0, 40, -40 और 100। चलिए आप कुछ देर कर लीजिए। चलो मैं करवा देता हूं इसको। इसमें क्या बोल रहा है कि जो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का मान क्या है, समान है। जो भी मान है वो क्या है, समान है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, C/5 बराबर F माइनस 32/9। C और F एक दूसरे के बराबर है, या तो हम क्या करें, इस C की जगह F रख दे, या हम क्या करें, इस F की जगह C रख दे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, F लिख रहा हूँ, F/5 F माइनस 32/9। यहाँ से आपके मैथ की कैलकुलेशन शुरू होगी। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, ये इससे गुणा होगा, ये इससे वज्र गुणा हो जाएगा, क्या आएगा 9F, और ये 5 उस पूरे से गुणा हो जाएगा, ऐसे ही होगा। चलिए 5 को पूरा गुणा कर देते हैं, 5F 32 × 5 160, 160 ही ना, 160। अब क्या करें, हमें तो F निकालना ना, F को सेपरेट करना पड़ेगा, इसको इधर भेजना पड़ेगा, उधर ये प्लस का तो इधर आने पर माइनस का, 9F माइनस 5F बराबर -160। ये कितना, 4F बराबर -160। F बराबर कितना है भाई, -160/4, कट रहा है बिल्कुल, तो आया -40। तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस वह ताप है जिस पर आपके दोनों पैमाना का मान समान होगा। इसका सही आंसर क्या होगा भाई, आपके -40 होगा। इस क्वेश्चन को आप नोट लगा के लिख दो या कैसे भी लिख दो, या आपके डिफेंस के एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि -40 डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट एक ऐसा ताप है जिस पर फ़ारेनहाइट पैमाना और सेल्सियस पैमाने का मान समान होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ये बात समझ में आ गई क्या? तो मैं आगे और क्वेश्चन करवा रहा हूं, आगे और क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जो आपके डिफेंस के या
और परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यह है कि शरीर का जो ताप है, उससे क्वेश्चन आएगा तो हम पढ़ लेते हैं शरीर का तापमान। शरीर का जो तापमान है वो आपकी डिग्री सेल्सियस में 36.9 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 51.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310 केल्विन। शरीर के तापमान की जो वैल्यू है वो आपके 36.9 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस पैमाने में, फ़ारेनहाइट पैमाने में कितना, आपके 51.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310 केल्विन। यहाँ पर आपको अगर 37 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन दे, एग्जैक्ट वैल्यू ये है, लेकिन 37 डिग्री भी दे सकता है क्योंकि 0.1 का डिफरेंस है। तो फिर आपका ये जो फ़ारेनहाइट पैमाना है वो कितना आएगा, 51.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी चेंज करना मैं बताऊंगा कैसे चेंज किया। तो आपको ये याद रखना है कि शरीर का जो तापमान है वो आपके 36.9 डिग्री सेल्सियस, आपके किस में, सेल्सियस पैमाने में अगर 37 देता है तो 37 भी सही करना, अगर वो नहीं देगा तो फिर 37 देगा। इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करें। अगर फ़ारेनहाइट में अगर सेल्सियस का वैल्यू हम 36.9 लेंगे तो फ़ारेनहाइट का वैल्यू कितना आएगा, 51.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम 37 ले तो फिर कितना उतर आएगा, 51.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन में आपको याद रखना 310 केल्विन। अब थोड़ा समझना हमने चेंज कैसे किया, थोड़ा समझना। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, वैसे मैथ का प्रोसेस है, कैलकुलेशन, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि हमें पता सी का वैल्यू कितना है, 36.9 डिग्री सेल्सियस। शरीर का ताप आपके डिग्री सेल्सियस में कितना है भाई, 36.9 डिग्री सेल्सियस। इसको हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, C/5 F-32/9। सी का वैल्यू हमें दे रखा है 36.9/5 बराबर F-32/9, क्योंकि अब तो हमें ज्ञात करना है, आपको F रखना, वज्र गुणा करा भाई, वज्र गुणा करेंगे इंटू 9, ये भी इसके साथ गुणा होगा, इसके साथ गुणा होगा, पॉइंट हटा देते एक बार फिर देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए 9 × 9 81, हासिल का 8, 9 छक्के 54, 54 और 8 62, हासिल का 6 और 27, 27 और 6 कितने हुए भाई, 27 और 6 33, ये आ रहा है 332.1। और वहां पे 160, 5F - 160। हमें तो F का वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर भेज दे, 5F बराबर आपके 332.1, और ये इधर आएगा, जुड़ जाएगा नहीं जुड़ेगा, ये हो जाएगा। इसमें आप ऐड करोगे पॉइंट का पॉइंट, 6 इसमें जुड़ेंगे, सॉरी 2 जुड़ेंगे, और ये पॉइंट का पॉइंट, और इसमें 2 और ये 9 और ये 4, इतना आ रहा है। 5F बराबर 492.1, और F का वैल्यू कितना देगा भाई, 492.1/5। इसका आप कैलकुलेशन करो, बिल्कुल आएगा आपके 58.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसा कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे याद कर लेना है कि आपको शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। अगर आपको 36.9 डिग्री सेल्सियस दे रखा तो वो सही करना है, अगर 37 दे रखा तो वो सही करना, दोनों साथ में नहीं आएंगे। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे, थोड़ा समझ लो, ये एक बार मैं रब कर रहा हूं इसको, ऐसा पूछ ले कि शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट पैमाने में कितना होगा, कितना होगा। फर्स्ट ऑप्शन दे आपको, यही दे दे 36.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी दे दे 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी दे दे आपको 51.4
4 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी दे दे 59.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तब आपका सही उत्तर कौन सा होगा? तब आपका सही उत्तर कौन सा होगा भाई? आपका सही ऑप्शन होगा 59.4, क्योंकि यहाँ पे सीधा लिखा है 36.9 और 36.9 लेते हैं तो डिग्री फ़ारेनहाइट में शरीर के तापमान का मान 59.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर ये यहाँ पर 36 लिखता तब हमारा उत्तर कितना था? 59.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस बात को थोड़ा याद रखना। और केल्विन में 310 केल्विन, ये शरीर के तापमान से भी संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ताप संभव नहीं है? निम्न में से कौन सा ताप संभव नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन आपके 5 डिग्री सेल्सियस -5 डिग्री कर दो, बी -20 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी आपके -40 डिग्री रोमर और डी दे दिया -10 केल्विन। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ताप संभव नहीं है? निम्न में से कौन सा ताप संभव नहीं? फर्स्ट ऑप्शन -5 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, दूसरा आपके -20 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा -40 डिग्री रोमर और चौथा आपके -10 केल्विन। हमें पता है कि इसका सही उत्तर क्या होगा? -10 केल्विन, क्योंकि हमें पता है कि केल्विन का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। केल्विन का कम से कम जो मान है वो 0 केल्विन हो सकता है, तो इसका ये उत्तर होगा। तो चलिए हमने कुछ क्वेश्चन किए। ये हमने कुछ क्वेश्चन किए, और भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। जैसे आपके ताप का ऐसे ही मात्रक कौन है, तो आपका उत्तर होगा केल्विन। अगर आपको ये पूछे कि केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक कितना, 273 केल्विन। जल का क्वथनांक कितना, 373 केल्विन। अगर आपको ये पूछे कि जल का हिमांक डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक आपके सेल्सियस पैमाने में कितना होगा, तो आपके 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको फ़ारेनहाइट पैमाने में पूछे तो जल का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और आपके जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट पैमाने में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये कुछ वैल्यू मैंने शुरुआत में भी बोली, याद करनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो एक बार आप नोट कर लीजिए। और आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। ये हमने आज ताप और उष्मा के टॉपिक को पढ़ा। आगे हम ताप और उष्मा के कुछ और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमने दोनों की सामान्य जानकारी और इनके मात्रक या एक जो आपके ताप मापने का पैमाना है उसको दूसरे पैमाने में कैसे बदलते हैं, क्या इनका बीच के संबंध का सूत्र होता है, वो चीज़ें पढ़ी और कुछ क्वेश्चन भी किए। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।